बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने कहा मुलाकात की और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि छोटे कारोबार करने वालों को आसान शराइत पर बगैर जमानत कर्जे दिए जाएंगे। जबकि जहांगीर तरीन साहब ने एक वजाहती बयान में कहा है कि मैंने कभी भी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए एक पैसा भी अदा नहीं किया। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने नौजवानों के लिए जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुकूमत की जानिब से, उसका ऐलान किया और कहा कि आसान शराइत पर बगैर ज़मानत के कर्जे दिए जाएंगे। क्या अमली तौर पर हम देख सकेंगे नौजवानों के लिए इस मनसूबे के फ़वाइद आने वाले दिनों में? अल्लाह करे कि हो। हम तो दुआ कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे, इनके नतीजे में नौजवानों को कुछ ना कुछ मिले और ये जो स्टार्टअप्स का प्लान है हुकूमत का, ये कामयाब हो आने वाले दिनों के अंदर। जो हम पहले भी बात करते रहे हैं और कल भी की और दो दिन से कि ये पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जाके ग़ालिबन दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है और ये कोविड से जैसे जैसे बाहर आएगी उस तरह से वो मुख्तलिफ नए बहरान सामने खड़े होंगे। कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कितनी जॉब्स की ज़रूरत है, कितनी बाहर से जो है वो लोग वापस आ चुके हैं अपने अपने मुल्कों में, क्या वो वापस जा पाते हैं, क्या उन मुल्कों को अब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, यानी मिसाल के तौर पर खलीजी ममालिक हैं, क्या उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से लोगों की। और तो बहुत कुछ अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं रियासतों के सामने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और यहाँ पर ये बात मैंने कल भी की थी, मैं दोबारा इसको दोहरा के उसके बाद फिर ज़रा ख़बरों की तरफ आते हैं कि बड़े अहम वाक़यात इस वक्त ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं। और उनमें एक बात तो ये है कि एक बात जो हमें ये कोविड सिखा गया इस पूरे अरसे में, बहुत सारे सबक सिखा गया दुनिया को। एक सबक ये भी सिखा गया कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। मतलब आप बहुत ज़्यादा दूर अगर जाएंगे तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, यानी वापस कैसे आना है, मतलब फ़्लाइट रास्ते में रुक गई तो क्या होगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो उनकी कोशिश ये होगी आने वाले अरसे में, और वो आदी भी इस बात के हो जाएंगे कि वो अपने मोहल्ले में, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वो एक मतलब रीजन जो है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो यानी जो मुल्क पड़ोसी हैं साथ साथ हैं, उनकी कोशिश होगी कि हम एक ब्लॉक की सूरत में यहाँ पे काम करें, क्योंकि दूर दराज से क्या मामला तय होते हैं शायद वो मुमकिन ना हो। ठीक है, मतलब बहुत दूर तो रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो मजबूत होंगे। अच्छा, और उसमें उसकी वजह है ना, मतलब है कि अगर आपने गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फौरी तौर पे बॉर्डर्स, ये हमने देखा ना अज़रबैजान, आर्मीनिया, ठीक है, अगर दूर दूर होते मुल्क तो शायद पास थे, सरहदी तनाज़ा था तो लड़ाई भी हुई, दोस्ती भी हुई, जो भी कुछ हुआ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आने वाले दिनों में होने जा रहा है कि ये ब्लॉक्स आपको मजबूत होते नजर आएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि एक तो बहुत अहम डेवलपमेंट ये आज हुई है। अगर आप कहें कि मतलब मैं इसको इस वक्त आज के दिन में इस डेवलपमेंट को पिछले कुछ अरसे और आने वाले कुछ अरसे के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट तस्वुर कर रहा हूँ, और वो जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान आज एक तवील, तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें तमाम मामलात के ऊपर दोनों मुल्कों की तरफ से ये कहा गया है कि हम एक साथ खड़े हैं। यानी रशिया और चाइना, उन्होंने आपस में नेटो को भी डिस्कस किया है, उन्होंने यूक्रेन को भी डिस्कस किया है, उन्होंने ताइवान को भी डिस्कस किया है, और बहुत सारे मामलात। लेकिन दोनों तरफ से जो इनिशियल, अभी चूँकि कुछ देर पहले मीटिंग ख़त्म हुई है, तो जो फौरी तौर पे हमारे पास खबरें हैं वो यही हैं कि ये मुलाकात जो है ये बहुत ज़्यादा खुशगवार हुई है, और दोनों ने कहा है कि हम तकरीबन हर मामले पे चाइना और रशिया एक हैं।
अच्छा, अब इसका और चाइना और रशिया एक हैं, और ये इसके साथ ही अब इससे रिलेटेड जो कशीदगियां हैं उन पे जरा नजर डालें। एक बहुत मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और वो मजबूत मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने मतलब एक अपने, और ये उस वक्त इख्तियार किया है जब 42वां इजलास हो रहा है रियाद में जीसीसी ममालिक का। 6 ममालिक जीसीसी के, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, और ये 1981 में बनी थी, लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर है इसमें से निकल गए, इसमें कतर निकल गया, हम जानते हैं। उसके बाद फिर कशीदगी हुई सब कुछ, जब कतर की वापसी हुई, और सऊदी वाली जो है उन्होंने तमाम मुल्कों का दौरा भी किया, खलीजी रियासतों का, इससे पहले, इस इजलास शुरू होने से पहले। लेकिन इस इजलास के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़ा फैसला किया, और उन्हें फैसला यह किया कि उन्होंने F-35 तैयारों का जो मामला था, जो कि उनकी डील होनी थी या रुकी हुई थी या बातचीत चल रही थी, या जिसके ऊपर थोड़ा सा मगरिब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था, वो उन्होंने कहा कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं अमेरिका के साथ। और इस स्टोरी को सबसे पहले, ये स्टोरी जो है ये ब्रेक की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये स्टोरी ब्रेक करते हुए कहा कि जो है वो उनका ये कहना था कि ये जो 23 बिलियन की डील है ये ख़त्म करने का फैसला कर लिया है यूएई ने, बाहर आने का फैसला किया है इस डील से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी को जो है वो मुख्तलिफ और भी जगहों पे ये बात रिपोर्ट हुई कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम जो है वो इस डील से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, अब इस डील से जो बाहर निकलने का फैसला है ये एक बड़ा फैसला है कि उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और हमारे ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा है कि बार बार अमेरिका जो है वो ये कहता है कि जी आपके पास चाइना की एक पोर्ट बन रही है, कभी वो कहते हैं कि जी आपके पास हुआवे जो G5 है वो है, और कभी आप मुख्तलिफ किस्म, तो हम ये समझौता ख़त्म कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ये 23 बिलियन का F-35A, अच्छा F-35A तैयारे जदीद तरीन तैयारे हैं उनके लिए, यानी फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो एडवांस तैयारे हैं वो यही हैं। और इन तैयारों को जाहिर है कि लॉकहीड मार्टिन, ये भी पिछले दिनों जब दुबई में एयर शो हुआ था तो लॉकहीड मार्टिन ने वहाँ पे इनकी नुमाइश भी की थी। लॉकहीड मार्टिन वाले जो हैं, जो बड़ी एक इंडस्ट्री मिलिट्री की, उनका कहना ही था कि हम दिलचस्पी रखते हैं। उनसे पूछा गया तर्जुमान से कि आप ये बताएं कि यहाँ पे तो हुआवे 5G उनका मौजूद है दुबई में भी और सऊदी अरेबिया में भी, तो उन्होंने कहा कि ये मसला जो है ये हुकूमतों का और डिफेंस डिपार्टमेंट का है, दोनों मुल्कों के, हम लेकिन इंटरेस्टेड हैं कि ये डील करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो MQ-9B जो रिपर ड्रोन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, वो जनरल एटॉमिक्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अब इस पूरे किस्से में वो भी उन्होंने कहा कि हम इससे अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, और हम बाकी मतलब हर डील से उन्होंने कहा कि हम अपने आप को, ये डील्स हम ख़त्म कर रहे हैं सारी, ठीक है। अच्छा, ये जो शो हुआ था एयर शो दुबई में, इसमें रशिया भी मौजूद था, और रशिया जो है वो मौजूद था, वो भी अपने जदीद तैयारों के साथ मौजूद था। और रशिया जो है वो उनका कहना ये है कि हमारे जो तैयारे हैं वो ज़्यादा, जो हमारे चेकमेट तैयारे हैं वो ज़्यादा सस्ते भी हैं और ज़्यादा पावरफुल भी हैं। SU-75, पहले भी बात हम कर चुके हैं SU-75 के बारे में कि ये SU-75 जो है ये भी स्टेल्थ तैयारे हैं, सिंगल इंजन है लेकिन, और ये सस्ते भी हैं। और रशिया का कहना ये कि ये जो है ये F-35 से ज़्यादा जो है ये ज़्यादा ताकतवर है। और 2017 में रशिया ने यह भी कहा था कि हम यूएई के साथ मिलकर ये तैयारी बनाने को तैयार हैं। लेकिन इस मरहले पे फिर ये हुआ कि अमेरिका ने फौरी तौर पे, अमेरिका की तरफ से ये बात आई
कि जी हम जो हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन इस वक्त मौजूद हैं कोलालमपुर में, ठीक है, साउथ ये इसको CNN ने इस तरह से ब्रेक किया, जो 20 स्लाइड है वो कह रहे हैं यूएई सस्पेंड्स $multi-billion वेपन्स डील इन साइन ऑफ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद यूएस चाइना शोडाउन। यूएई ने कहा, जो CNN जिस तरह इसको दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हम तंग आ गए हैं कि ये आपस में यूएस चाइना का जो शो डाउन है ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो हमने अपने आप को ये डील खत्म करेगा, सस्पेंड, उन्होंने मुअत्तल कर दी। उन्होंने मुअत्तल करके उन्होंने कहा कि हमें हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है और हम इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रांग स्टांस है, और ये स्टांस ये है कि जो यूएई और जो खलीजी ममालिक हैं और जो अरब ममालिक हैं वो भरपूर अंदाज में चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस अपना, यानी उन्होंने अमेरिका को कहा कि एक मिनट ठहर जाए, हम 5G खत्म नहीं करेंगे यहां से चाइना का। हुआवे का 5G, मैं ज़ाती तौर पे जब ये बात जानता हूं कि अब मामला ये यूएई और सऊदी अरेबिया और ये जो चाइना के साथ इनके चल रहे हैं, ये 6 और 7G पे 6G पे जा चुके हैं, लेकिन 6G तो काफ़ी आगे, कुछ साल पहले के करीब मेरे ख्याल से 6G पे काफ़ी हद तक उनका काम हो गया था कि मुख्तलिफ शहरों में 6G नेटवर्किंग और ये सारा। तो वो चाइना के साथ उन्होंने कहा कि, और फिर खासतौर पर पिछले दिनों जब ये इल्ज़ाम लगा कि एक पोर्ट वहाँ की अमेरिका ने कहा, उसकी भी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था यहाँ पे, तो वो और बात भी हम कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि आपकी जो एक पोर्ट है वहाँ पे चाइना जो है वो, अच्छा अमेरिका का ख्याल ये है कि F-35 तैयार रही है, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसको चाइना चुरा लेगा। और ये अब एक बड़ी एम्बैरेसिंग सी बात है कि मुल्क जो है वो जाहिर है कि मतलब जैसे, मतलब ये तो बड़ा अजीब सा मामला है कि भाई अगर मतलब एक, तो उन्होंने कहा जी हम इसमें इस फड्डे में बीच में नहीं आते। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलालमपुर में, तो उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर सारे मुल्कों को हम ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन इसराइल से कम। इसराइल पहली प्रायोरिटी है अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, इसराइल जो है वो सबसे ऊपर है, और फिर उसके बाद बाकी मुल्क जो है वो सारे, यानी कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जो इसराइल से ज्यादा ताकतवर हो, मतलब बहुत ताकतवर होंगे, बहुत असलाह सब कुछ खरीदेंगे, लेकिन ऐसी इतने स्ट्रांग कभी भी नहीं होंगे कि वो इसराइल के लिए थ्रेट बने, ये पॉलिसी है। तो ये इसके फौरन बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हमारे रास्ते खुले हैं, और इतला ये है कि कल और परसों 2 दिन जो है वो यूएई के जो आला हुकाम है वो जाएंगे और पेंटागन में उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन बड़े स्ट्रांग स्टांस के साथ। और ये स्टांस के साथ लिया जबकि जीसीसी का इजलास हो रहा था रियाद में, और सारे जीसीसी के ममालिक के सरबराहान मौजूद थे और उनके वज़राए खारजा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा एक मैसेज भेज दो आराम से, यहां से एक मैसेज अमेरिका को भेज दें, सबको भेज दें भाई कि हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपने जहाज देने तो दें, वरना हमारे पास और रास्ते में, तो डील ही सस्पेंड होगी पूरी। ये मेरे ख्याल से ये जो स्टेप है यूएई का, ये अमेरिकन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यूएई इस वक्त ये स्टांस लेगा, खासतौर उस वक्त जबकि ये बात मैंने पहले कह चुका हूं कि जो इसराइल के वजीर आजम दौरा करके गए हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात से मुतमईन नहीं है कि यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर ईरान के साथ हमारी जंग छिड़ती है तो यूएई और सऊदी अरेबिया न्यूट्रल रहेंगे दरमियान में। यूएई बिल्कुल, आप देखें यूएई के एनएसए जो है वो तेहरान होके गए थे, यूएई अपनी एयर स्पेस के अंदर एक्चुअली रिफ्यूलिंग की परमिशन भी नहीं दे रहा और लैंडिंग की भी नहीं देगा इन केस ये जो है ये इसराइल की जो डिफेंस के लोग हैं उनका ये ख्याल है कि अगर हमें हंगामी तौर पर कोई प्रॉब्लम आ गई दरमियान में, हमें लैंडिंग के लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो इराक में तो ज़ाहिर लैंड नहीं कर सकते, वहाँ पे तो ईरान के लोग हैं या फिर अरब सऊदी अरब या मतलब इस तरह के, तो वहाँ पर हमें कौन मतलब रास्ते में, और एयर स्पेस कौन सी यूज़ करेंगे हम, हमारे फाइटर्स अगर अटैक करते तो एयर स्पेस कौन सी यूज़ करेंगे। और ईरान जो है वो जवाबन अगर उसको पता चलता है कि कोई एयर स्पेस यूज़ हुई है तो जाहिर है किसी अरब मुल्क के ऊपर रिटेलिएट कर सकता है वो या कोई और फोर्सेस। तो ये मामला जो है ये अजीब अंदाज में फंस गया है। अच्छा, इसी दौरान वो कहते हैं ना रियल थ्रेट है इसराइल के अटैक की, ईरान के पास ये इतला है कि यहां पे इसराइल अटैक करेगा, और इसराइल जो है वो मुकम्मल अपनी तैयारी करके, जो एक खबर भी आई थी कि उन्होंने एक डेट बता दी है अमेरिकन को, वो डेट बताई है कि हम इस तारीख तक इंतजार करेंगे, आपने कुछ कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन यह है कि हम उसके बाद जो है वो ईरान के ऊपर हम अटैक कर देंगे। अच्छा, अब यहां पर आज तेहरान टाइम्स ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, और ऐसा बड़ा कम होता है कि उनका मीडिया इस तरह से जवाब लिखे।
उनका तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज के ऊपर जस्ट वन रॉन्ग मूव के नाम से उनका पूरा एक पेज है, फ्रंट पेज, अगर हम उसको प्रिंट की शक्ल में देखें तो पूरा फ्रंट पेज पे उनका एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं वन रॉन्ग मूव। और वन रॉन्ग मूव के नीचे उन्होंने पूरा जो है वो इसराइल का नक्शा बनाया है। और इसराइल के नक्शे के ऊपर उन्होंने रेड कलर के छोटे 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 बहुत सारे स्पॉट्स उन्होंने बता दिए हैं। और वो स्पॉट्स ये हैं जहां पर वो हिट कर सकते हैं। ये सारे वो स्पॉट्स हैं जिनको, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात ये यहां रुके 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 जरा एक मिनट, यहां हम देखें गजा को छोड़ दिया दरमियान में, आपको ये स्पेस नजर आ रही है ना, ये साहिल के करीब जो साहिल है उसके ऊपर एक पट्टी बनी हुई है जो कि साहिली पट्टी के दरमियान में गजा का इलाका जो है वो बिल्कुल उन्होंने उसको खाली किया। ऊपर लेबनान के पास आप देखें कितनी सारी हिट्स की जगह है। हाँ एग्जैक्टली, वो जगह है जहां पे ज़ाहिर हिजबुल्लाह स्ट्रांग है ऊपर। तो शुमाल में आप देखें तो बहुत ज्यादा है, सेंटर में और नीचे वो फिर जनूब तक इसराइल के कहे। उन्होंने ये कहा है कि जस्ट वन रॉन्ग मूव किया और उसके बाद ये उन्होंने साथ नक्शा दे दिया कि ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। और फिर उसके बाद इस मजमून का जो एंड है वो इसका आखिर इन्होंने इस जुमले पे की है कि लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह सईद अली खामेनाई रिस्पॉन्डेड टू ऑल इसराइली थ्रेट्स इन 2013 के सेइंग समथिंग द लीडर्स ऑफ द ज़ायनिस्ट रिजीम even threaten us, they are threatening to strike militarily, but I think they know it. And if they don't know it, they must that they make a mistake. ये उन्होंने कहा था द इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरान विल डिस्ट्रॉय तल अवीव एंड हैफा, ठीक है, मतलब हैफा को और तल अवीव को हम तबाह कर देंगे, ठीक है, किसी स्ट्राइक की सूरत में, और मोहतात रहना। अच्छा, अब यहां पर यह सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो ये कहते हैं, ये मामला तो जो वियना की डील हो रही थी ये तो अपनी जगह पर रुका हुआ है मामला, और अमेरिका जो है वो इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर ये कैलकुलेशंस थी कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल का कहना यह है कि हमें अब्राहम एकॉर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, हमारी फ्लाइट चल पड़ी है, सब कुछ, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिकली कोई फायदा नहीं हुआ। यानी स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कि वो जो है वो हमें कोई ये कहे कि जी ईरान पे अटैक करना है तो ये अरब मुल्क हाजिर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो वो ये कहते हैं कि हम इसके, लेकिन फिर सवाल ही पैदा होता है कि ईरान के साथ मामला, तो एक यहां पे बड़ी जंग यहां पे पनप रही है, ठीक है, एक बड़ी जंग पनप रही है यहां पे, और यूएई का ये स्टेप, अब मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिकन ये कहते हैं कि हम F-35 आपको बेच रहे हैं, F-35 आपको दे रहे हैं, F-35 और हुआवे की 5G आप एक साथ नहीं रख सकते, आप एक साथ नहीं रख सकते दोनों टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मतलब ये फिर उसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपने वो किया अमेरिकन ने कि F-35 तैयारे जो हैं वो रोके आपने टर्की के, और इस बुनियाद पर रोक दिए कि टर्की जो है उसने जो है वो रशिया के उन्होंने S-400 ले लिया था। फिर उसके बाद आपने उन पे पाबंदियां लगा दी टर्की पे, फिर आपने वही S-400 की डील जब इंडिया ने की तो आप खामोश हो गए। देखिए ना, अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना। अब यूएई ने कहा है कि अच्छा ना लें, हम तो $30 बिलियन की जो डील है ये खत्म कर रहे हैं आपके साथ, हम तो 5G को रखेंगे। अब यहां पर अमेरिकन क्या यूएई के साथ यूएई को जाने देंगे? अच्छा, यूएई ने उससे पहले, आप कमाल देखें ना, मैंने आपसे कहा था ये जीसीसी का इजलास, यूएई ने अपने ताल्लुकात ईरान के साथ, अपने ताल्लुकात टर्की के साथ, सऊदी अरेबिया, आगे शेख मोहम्मद बिन जायद, ये सारे, मोहम्मद बिन सुलेमान, सारे वो एक होके उन्होंने एक मौक़िफ़ में आगे दे दिया। क्योंकि देखें, मैं आपको बता रहा हूं ना कि इस दुनिया में, यानी ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने ब्लॉक्स इमर्ज होंगे, क्या 2 ब्लॉक्स की दुनिया होगी या कोई तीसरे ब्लॉक्स भी निकलेंगे? तो तीसरे ब्लॉक एक्चुअली निकल रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। उन्होंने एक ही वक्त उन्होंने कहा कि हम जो है, आपने देखना, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, सब कुछ हैं, 5G हुआवे का हमने। अच्छा, बरतानिया ने दूसरी तरफ, बरतानिया ने भी डील किया हुआ था, तो बरतानिया ने भी डील किया हुआ था चाइना से, लेकिन बरतानिया जो है उसने 31 दिसंबर तक वहां पे 5G खत्म करना है,
31 दिसंबर की डेडलाइन है, 5G हुआवे को निकालना है वहां से, और उसके बाद 2027 तक जितना पुराना सामान लिया हुआ था वो भी 5G खत्म करना है बरतानिया से। अच्छा, तो अब दो चीजें तो ये हो गई। तीसरा इशू ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास 19 तारीख को हो रहा है। ये गेम चेंजर है। ये जो है ये पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में आप समझ लें कि ये एक तरह से एक नई पिक्चर इमर्ज हो रही है कि ओआईसी का इजलास यहां होता है और खैरियत से होता है। टर्की की तरफ से कह दिया गया कि हम आ रहे हैं। अभी तक अरब ममालिक की तरफ से भी, ओआईसी तो सऊदी अरेबिया, उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। यूएई से मैंने भी चेक किया, वहां से भी लोग आ रहे हैं। आपके जो है वो रशिया, चाइना, इनको देखना है कि इनकी तरफ से कौन कौन से लोग आते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है बात है यानी हैरान कुन बात है, वो है जो थॉमस वेस्ट जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं, उनका ट्वीट, उन्होंने जो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया कुछ देर पहले, और वो ट्वीट उन्होंने जो किया है ये नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान, और वो अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि 474 मिलियन डॉलर्स की अमेरिका जो है वो एड देने जा रहा है अफगानिस्तान को। सही। अमेरिका, कल बात हुई थी यूएन की, आज बात हो रही है अमेरिका की। 474 मिलियन डॉलर की इंसानी बुनियादों पे जो है वो एक्स्ट्रा, ठीक है। थॉमस वेस्ट का जो है ये ट्वीट है, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। ओरिजिनल जो होगी वो छोड़ दें, एक्स्ट्रा इमदाद देने जा रहे हैं। अब यहां पर ओआईसी भी ऐलान करेगी मुख्तलिफ, और ओआईसी का जो इजलास है इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इस्लामी मुल्क ममालिक के अलावा P5 परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जापान को बुलाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया हुआ है, जर्मनी को बुलाया हुआ है। जर्मनी के अंदर तब्दीली आई है उनके नए इलेक्शंस के बाद, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनके इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि वहां जो ग्रीन पार्टी है, ट्रैफिक लाइट वाली पार्टियां जीती है ना, इत्तेहादी ग्रीन पार्टी है, वो इंसानी हकूक के ऊपर बहुत ज्यादा बात करती है। तो इंसानी हकूक पे बात करती है तो चाइना और इंडिया दोनों एक ही खाते में डालते हैं। वो उनकी जो पार्टी है वो दोनों, चाइना को भी कहते हैं कि यहां पर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, इंडिया को भी डालते हैं। तो जर्मन इंडिया ताल्लुकात भी आने वाले दिनों में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उससे कहते हैं, अच्छा एक तो ये मामला, अब ओआईसी का इजलास यहां है, और फिर एक दफा दोबारा उसमें ज़ाहिर है ईरान तो ओआईसी का मेंबर है, सऊदी अरेबिया भी है, टर्की भी है। इंडिया जो फिर अपने आप को अलग महसूस कर रहा है कि हम लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अमेरिका भी आएगा, चाइना भी आएगा, उसमें रशिया भी आता है, ये सारे आते हैं, तो इंडिया फिर बाहर। अच्छा, फिर दूसरी बात कि अगर यूएई के ऊपर ही प्रेशर है, यूएई ने कहा कि हम आपसे नहीं ले रहे, अमेरिका को इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि रशिया से डील कर ली और क्वाड का मेंबर है इंडिया, तो इंडिया क्या करेगा? प्रेशर्स बन रहे हैं ना, लोग मिसाल देते हैं ना, मिसाल दे रहे थे कि भाई आपने S-400 टर्की ने लिया तो आपने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, तो इंडिया, एक मिसाल इंडिया के हवाले से अमेरिका का कोई मौक़िफ़ नहीं, नहीं आएगा, अभी आएगा आराम से, हाँ आराम से आएगा, क्योंकि यहां पर वो अगर अपना असला देते हैं इंडिया को, तो यहां पर देखना यह है कि क्या रशिया मौजूद है, तो मतलब किसके अगेंस्ट यूज करेगा। प्रीमियर शी और प्रेसिडेंट पुतिन की गुफ्तगू आपस में हुई है, तो यूक्रेन पे हुई है, तो क्या हुआ, तो ये सारा मामला जो अपनी जगह। बीच में एक नई डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट आज इंतहाई कामयाब मीटिंग हुई है आर्मीनिया और आज़रबाईजान के सदूर की ब्रसल्स में। और उस ब्रसल्स में जो मीटिंग, जो मैंने कल भी कहा था ना कि इनकी मीटिंग होने जा रही है, यूरोपियन काउंसिल ने, अगर हम 15वीं स्टेटमेंट देखें स्लाइड इनकी, तो स्टेटमेंट जो उनकी चार्ल्स मिशेल जो कि यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने ट्राइलेटरल मीटिंग की है, ठीक है, और प्रेसिडेंट दोनों मुल्कों के यानी निकोल पशिनयान और अलियेव जो कि आर्मीनिया के हैं, वो बैठे हैं और उनके साथ मुलाकात की है, और वो मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त हुई है। और उस मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि यूरोपीय यूनियन इनके साथ आइंदा बातचीत करती रहेगी, और बातचीत बड़ी कामयाब गई है, वो बड़े अच्छे हुआ। अच्छा, अब रह गया दरमियान में कि प्रेसिडेंट पुतिन क्या करेंगे यूक्रेन पे, और यहां पर अब मामला, और चाइना क्या करेगा ताइवान पे। अब वो कहते हैं ना, नर्व्स का खेल।
चाइना जो है वो एक खामोशी से स्टेल सूट करता है। ये जो इंडिया के साथ स्टेल है ना, स्टेल पे रुक गए हैं कि चाइना आगे आ चुका है, जमीन निकल चुकी है बहुत सारी, चाइना आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे भी नहीं जा रहा, ये स्टेल चाइना को सूट करता है कि हम आगे नहीं आ रहे हैं ना कम से कम। तो इंडिया के हवाले से वो बयान वगैरह भी नहीं आ रहे, कोई बात भी नहीं हो रही इधर, तो आगे आ गए। और यहां से इंडिया भी खामोश है। इंडिया भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में, उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो शिवाजी, औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया था, भाई वो उधर लगे हुए हैं। वो एक ना ट्रक की बत्तियां उधर चल पड़ी हैं बहुत सारी। असल इशू जो है वो ये है कि उधर वहां पे चाइना के साथ क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, और क्या रशिया तो नहीं जाएगा इंडिया और चाइना के दरमियान में, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर वो आएगा और चाइना थोड़ी सी कहीं लचक दिखाएगा तो वो यकीनी बनाएगा इस बात को कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खत्म हो जाएं या खराब हो जाएं, या उसी तरह का स्टांस ले जैसे यूएई ने लिया। यूएई ने कह दिया ना कि हम डील तोड़ रहे हैं आपके साथ। इंडिया क्या ये कर सकता है इस वक्त? और क्या अमेरिका इंडिया को छोड़ सकता है? पूरे ये जो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक का रीजन है, ये अब इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। देखिए पाकिस्तान का भी एक मूवमेंट आएगा, अभी नहीं है, अभी तो यहां पर आप देखें ना, अफगानिस्तान का इशू खत्म हुआ, उसमें हामिद करज़ई कहते हैं कि अशरफ गनी को भाग गया, अशरफ गनी, उसको कॉल आई, उसने को भाग जाओ, दौड़ गया, और तालिबान आए नहीं है, तालिबान को तो बुलाया है, वो तो कहा कि आ जाओ भाई अंदर फौरन। तो मतलब वो एक उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इशू ये सारा कि वो आर्मीनिया और आज़रबाईजान की होगी दोस्ती। टर्की जो है, वो टर्की ने ये कहा कि हम आर्मीनिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करके और फ्लाइट्स वगैरह शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर अब सवाल यह है कि यूक्रेन, टर्की को क्यों रखा हुआ है अमेरिका ने नेटो में? टर्की क्यों है नेटो के अंदर? सिर्फ एक वजह से है कि जो ब्लैक सी है या जो कैस्पियन है, वहां का रास्ता नेटो को अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरता है बॉस्फोरस से। सही। और बॉस्फोरस के वो जो 1933 का मुआहदा, उसके तहत बॉस्फोरस से नेटो के जहाज टर्की की परमिशन के साथ ही अंदर जा सकते हैं, वरना जा नहीं सकते। अगर फर्ज करें रशिया एक झपटा मारे यूक्रेन पे, अच्छा रशिया को ये इतराज नहीं है बिल्कुल भी कि यूक्रेन जो है वो उनका ये है कि ये ईयू में बेशक चले जाएं, ईयू में चले जाएं। जैसे ऑस्ट्रिया ईयू का मेंबर बन गया तो नेटो का नहीं बना, न्यूट्रल है, ऑस्ट्रिया नेटो में नहीं है, ईयू में है। नेटो को कहते हैं ईयू का मेंबर बन जाए, बेशक खैर है, कोई बात नहीं, नेटो का मेंबर ना बने। हाँ, ऑस्ट्रिया का है ना मामला। अच्छा, लेकिन इशू ये है सारा कि जहाजों ने दाखिल कहां से होना है? बॉस्फोरस से, टर्की से। इसीलिए अमेरिका को टर्की। अब आज जो है एक हादसा सा पेश आया, जो डेली सबा एक खबर दे रहा है, और डेली सबा ये खबर दे रहा है कि एक हादसा पेश आया और उस हादसे के नतीजे में एक टैंकर उलट गया और बॉस्फोरस जो है वो उसकी बंद हो गया, जो आगे बॉस्फोरस से यानी जहां से जहाज वगैरह दाखिल होते हैं वो टिल फर्दर ऑर्डर वो जगह ही बंद हो गई है। डेली सभा ने थोड़ी देर पहले खबर दी है। तो वो अब जो है वो बड़ी अजीब सी बात है कि इस मौके पे अमेरिकन भी सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ये इसी वक्त बॉस्फोरस को बंद होना था। तो टर्की जो है वो पहले ही ऐलान कर चुका है और कह चुका है कि हम इस वक्त नेटो के, अमेरिका के और रशिया के फड्डे में नहीं आएंगे। अगर यूक्रेन पे कुछ होता टर्की नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा ना कि मतलब मुल्क इस वक्त उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल, मतलब कैंप्स की कहानी, लेकिन मसला यह है कि अगर वो कहते हैं कि नहीं आप जाएंगे तो फिर वो नेटो में क्यों है? ठीक है, तो ये जो है ये एक बड़ी खौफनाक सी बात है। फिर वो नेटो में, यानी आज ही बॉस्फोरस बंद होनी थी। अमेरिकन से आपस में डिस्कस करेंगे, एक मिनट ठहर जाओ, मतलब ये बॉस्फोरस आज ही एक्सीडेंट, टैंकर उलट गए तो बॉस्फोरस बंद हो गई। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि फिर वो नेटो में क्यों है? तो टर्की अपनी पोजीशन ले रहा है कि हम यहां पर एक न्यूट्रल पीस ब्रोकर का रोल प्ले कर सकते हैं, हमें साइड्स लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत मोहताज भी नहीं है नेटो के। नेटो कौन सा हमें F-35 तैयारी दी है उसने, ठीक है, करीब हमारे रशिया है। मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया जहां जा रही है पड़ोसी इंपॉर्टेंट, हमारे साथ तो रशिया है, हमारे साथ तो आर्मीनिया, अजरबैजान है, और अमेरिका कहां से आएगा हमें बचाने के लिए? हमारा कोई मसला हो गया खराब अगर रशिया के साथ, अमेरिका कहां से आएगा? रीजन्स का इशू है, रीजन्स का खित्ता, ठीक है। और यहां पर वो
जो भयानक गलती मोदी सरकार कर रहे हैं इस वक्त के अपने पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। ठीक है, पड़ोसियों से, मुल्क के अंदर भी और पड़ोसियों से भी। उसका नतीजा निकले वो लेफ्ट आउट है। मतलब नेपाल से मसला खराब, अंदर वो होता ना फिफ्थ कॉलम खड़ा हो गया, जो हमेशा कहता हूं ना स्पेनिश वॉर के अंदर, इधर से फौज, इधर से फौज, इधर से फौज, इधर से चारों हमले हो रहे हैं, दरमियान में से वो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, फार्मर खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, नागालैंड खड़ा हो गया, वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी वो जाने और स्टैब्लिशमेंट जाने। अच्छा, एक मैसेज तो उनको गया है जनरल बिपिन रावत की शक्ल में। अब वो क्या है, उसकी तहकीकात वहीं रुकी हुई है। मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं होगी और इंडिया उस पर बात नहीं करेगा कि क्या हुआ है। मैं वो वजह नहीं बयान करना चाह रहा, लेकिन उसकी वजूहात हैं कि ये इसके ऊपर इसकी तहकीकात नहीं होगी, नाम भी नहीं लिया जाए, बात भी नहीं की जाएगी कोई। ठीक है, जुडिशियल कमीशन तो दूर की बात है, वो ऐसे बस के हो गया बस। ठीक है, जहाज जो है वो मतलब पायलट्स हो गया था, इस तरह की कहानी है। अच्छा, तो दो तीन बातें तो ये हो गई। अब इस पूरे किस्से, ये ब्लॉक्स की पूरी सियासत है। इस पूरी ब्लॉक्स की सियासत में पाकिस्तान का रोल देखिए, ये मैं ऐसे हवा के अंदर बात नहीं हो रही, ये एक जियो पॉलिटिकल बराह रास्त लिंक्ड है जियो इकोनॉमी के साथ। यानी आपने, अगर ये बात हो रही है कि जी ऑयल आपको चाहिए, अगर बात ये हो रही है कि जी आपको जो है वो कहां से आपको लोग चाहिए जो आपकी मदद कर सकें, मजदूर कहां से चाहिए, तो आप मैं कोशिश करते हैं ना करीब में देखें ना यार, कहां पे जरूरत, कहां से लोग अवेलेबल, आसानी से लोग अवेलेबल। वो मैंने आपसे बात की थी ना कि वो जो मल्टी हाई टेक घर जो है ना, वो किससे अब नहीं है, ये कोविड ने ये भी सिखाया है ना। मतलब हाई टेक घर के जी वो बटन दबाएं तो जनाब वो खिड़कियां पर्दे ऊपर उठ रहे हैं। और इस पूरे अरसे में ये कोविड के बाद लोग ये देख रहे हैं कि एक मिनट यार, शहरों में रहना है, शहरों में रहना है जहां पर हमें घरों में बंद कर दिया जाता है, या हमने दोबारा उन जगहों पे जाना है जहां कम लोग रहते हैं, जिन जगहों छोड़ा हुआ था हमने, जहां छोड़े हुए थे, या उन जगहों पे खुली हवा में, खुली फजा में, यानी शुमाल की तरफ। अब देखिए ना, मतलब हमने छोटे छोटे उन जगहों पे रहना है, क्योंकि कोविड के दौरान जो है, मेरा मतलब है कोविड के बाद जब दुनिया खुलेगी तो उसके और अगली जब भी वबा होगी तो कोविड से ज्यादा खतरनाक होगी, ये भी ध्यान में रखें। इंसानी तारीख में जब भी अगली वबा आएगी तो वो कोविड से ज्यादा मौलिक होगी। यानी ये मैं ओमिक्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं ये, क्योंकि कोविड में इतनी आपने वैक्सीनेशन ट्राई कर ली है ना ऑलरेडी। आपने देखा ना, जब कोविड आया तो ये पिछली जो इबोला वायरस या पिछले जो वायरस थे उनसे ज्यादा मौलिक था। देखो वायरस वही तो म्यूटेट होकर खतरनाक हो गया। अब लेकिन ये चूंकि डाई डाउन हो रहा है, अब ये खत्म हो रहा है। खतरनाक इसलिए है कि फैल रहा है, खतरनाक इसलिए नहीं कि इससे हम बात हो रही है। आज पाकिस्तान में या कल पाकिस्तान में आप देखें तो हम उस जो इनिशियल असेसमेंट थी कि वही उसी के मुताबिक सारा चल रहा है सिलसिला। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि लोगों की जो बड़ी मूवमेंट शुरू होने लगी है, यानी बड़े तादाद में जो लोग मूव करेंगे अपनी नौकरियों के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, फौरी तौर पे, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार होना है। सही कि भाई यहां पर अचानक अब आप लोगों को यह बताना शुरू करें कि मशरिक वुस्ता से जो लोग आए, ये खलीजी रियासतों से लोग आए, तो उनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं, या उनको अगर दोबारा भेजना है तो क्या जरूरत है उन ममालिक को कि वो दोबारा इतनी बड़ी तादाद में वहां कंस्ट्रक्शन की तरफ वो नहीं जा रहे हैं, कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन ह्यूज स्काई स्क्रैपर नहीं, वो नहीं जा रहे, वो उनको हाईटेक, उनको इनोवेशंस चाहिए। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस कॉपी कैट्स का दौर भी खत्म, उनको इनोवेशंस यानी नई हाईटेक वॉर है ना, साइबर हाईटेक, इसमें। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आखिरकार हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। बहुत अच्छी खबर ही आई है, लेकिन अब इसमें ज़रूरी ये बात है कि इस पेट्रोलियम की कीमत कम होने का आम शख्स की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, ख़ास तौर पे बाकी अशिया की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, जो महंगाई है, और जो डॉलर्स का कोई रुपए के साथ मामला तय नहीं हो रहा। तो इस देखें, क्योंकि कीमतें एक दफ़ा बढ़ जाती हैं तो उनको फिर वापस नीचे लाना एक बहुत मुश्किल या नामुमकिन काम होता है। तो अब ये फ़र्ज़ है हुकूमत का कि वो ज़रा
ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, लेकिन इसका जो कीमतों के ऊपर असर है वहां पर भी जरा नजर रखें, और उसमें ये भी देखें कि कई कीमतें तो इसलिए बढ़ जाती हैं ना चीज़ों की, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी हुई थी, तो जो कम हुई है तो क्या कीमतें कम हुई हैं या नहीं उसके मुताबिक, एक बात। दूसरी जो बात है, देखें ये अगला जो कुछ अरसा है ना, ये जिसमें हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ के जी कोविड के बाद दुनिया खुल रही है, बंद हो रही है, कई जगह पे दोबारा शायद लॉकडाउन शुरू कर दें वो, क्योंकि ये हॉलीडे सीजन शुरू हो रहा है मगरिब में और केसेस बढ़ रहे हैं, वो भी शायद सुनने में बात आए, लेकिन मजमूई तौर पे ये पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहा है। 14 जुलाई 2014, ठीक है, और एक जहाज मलेशियन एयरलाइंस का, उसने परवाज भरी एम्स्टर्डम से, और एम्स्टर्डम से उसने परवाज शुरू की, और परवाज उसकी आ रही थी कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी एड्स के ऊपर, और तकरीबन उसमें 100 के करीब जो डेलीगेट्स थे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, वो तो डच यानी हॉलैंड से ही थे, क्योंकि एम्स्टर्डम से जहाज आ रहा था, और कुल जो है वो 298 मुसाफिर थे। अब और 2/3 उसमें से डच थे, यानी हॉलैंड के थे। मुसाफिर त्यारा जो है वो, उसने परवाज की नॉर्मल, कोई किसी किस्म की कोई इतला नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सुकून के साथ जहाज परवाज कर रहा है। परवाज करते करते उसने एक टर्न लिया, और टर्न लेके वो जब अपने रूटीन रूट के ऊपर से परवाज करता हुआ जा रहा था, तो नीचे से एक मिसाइल आया और उसने जहाज को उड़ा दिया। और मलेशियन एयरलाइंस का वो जो तैयारा है, ये लोगों को याद होगा, MH17, ये तबाह हुआ, और तबाह होने के बाद पता चला कि, और ये वो दिन थे जब ये यूक्रेन और क्रीमिया और यहाँ पे ये जंग हो रही थी। तो उस वक्त तो आप देखें कि एक मशरिक़ वस्ता में था मामला ख़राब, और एक मामला जो है वो अरब स्प्रिंग और ये सारे मामला चल रहे थे, लीबिया और इधर उधर, लेकिन साथ ही ये यूक्रेन का एक जंग तो नीचे चल रही थी ज़मीन पे, ऊपर आप देखें कि पूरा त्यारा क्रैश हो गया मलेशियन एयरलाइंस। तो ये एक्सीडेंट्स जो हैं इन जंगों में, एक्सीडेंट्स का, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने पहले बात की थी कि आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी की बात हुई है, चाइना और रशिया की आपस में बात हुई है, और वो बात जो है वो तकरीबन कोई 1 घंटे से ज़्यादा तवील अरसे तक गुफ्तगू जारी रही है। उसमें यूक्रेन पे बात हुई है, और चाइना ने मुकम्मल तौर पे कहा है कि हम यूक्रेन के मसले पे रशिया के साथ खड़े हैं। रशिया जो है उसने मुकम्मल तौर पे कहा है कि हम जो है वो जो भी ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में हो रहा है उसमें हम चाइना के साथ खड़े हैं। और जो रेड लाइंस ड्रॉ की हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने चाइना, और रेड लाइंस ये हैं कि यूक्रेन जो है वो EU का मेंबर बन सकता है गालिबन, यानी EU का मेंबर जैसे ऑस्ट्रिया बन गया था जी, लेकिन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है, अस्करी इत्तेहाद में नहीं जाएगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इस दौरान इंडिया का जिक्र भी आया है दरमियान में। अच्छा जी, सही। इसमें भारत का जिक्र भी आया है, और भारत का जिक्र आया है, और रशिया की तरफ से ये बात की गई है कि हम इंडिया और चाइना के दरमियान दोबारा से एक किस सतह का डायलॉग, यानी जो RIC था ना, रशिया इंडिया चाइना, जो चंद रोज पहले भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस तरह का हम दोबारा कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात करवाएं, और जो कि बड़ा अच्छा होगा। जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि अगर इंडिया को एक चीज़ कोई करनी चाहिए इस वक्त, तो ये कि रशिया से कहें कि वो इसको एस्केलेट ना करें, तो मतलब टेंशन को किस तरह से डी एस्केलेशन की तरफ रखा जाए। तो इस पे जो है वो चाइना जो है वो अपने अब तक जो बात हो रही है, चाइना जो है वो कंसेशन अगर कोई देता है इंडिया को, तो वो ये होगा कि वो स्टेलमेट रहे, पीछे चाइना नहीं जाएगा किसी भी सूरत। चाइना जो है, चाइना की जो स्ट्रेटिक पॉलिसी है वो ये है कि ये हमारा इलाका है,
और यहां तक हमने जाना है, लेकिन अभी शायद वो आगे फौरी तौर पे ना बढ़े। लेकिन वो कंडीशंस फिर मशरूत होंगी, यानी वहां पर इस दौरान जो है वो इंडिया को अपना कोई ना कोई जो डिमांड्स होंगी चाइना की वो इंडिया तक पहुंचेंगी, और उसके नतीजे में ये होगा कि इंडिया को अपना एक फैसला करना होगा कि वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ नहीं, ये रशिया भी कह रहा है। अब ये रशियंस की तरफ से भी इंडिया से बात होने जा रही है। और मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से, चूंकि 5G और डिज़ाइन और हाई टेक और ये सारा तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका किसी भी सूरत अपनी टेक्नोलॉजी किसी ऐसे मुल्क को नहीं देगा, या ऐसे मुल्क के लोगों को अपने यहां नहीं बुलाएगा जो कि यानी या तो परमानेंटली अमेरिका में हो, लेकिन वो जो होता है ना कि वो वीजा देके और वहां बुला के और वापस जाएं, और वो नहीं होगा। अब अमेरिका और चाइना और रशिया और बाकी मुल्क अपने आप को बिल्कुल महफूज कर रहे हैं साइबर की दुनिया में। ट्रस्ट नहीं है, मतलब ट्रस्ट बिल्कुल, एक हम ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां ट्रस्ट नहीं है। ये बिल्कुल, इसमें आप कहें कि जी कोई बात नहीं, है तो काम कर रहे हैं ना उस जगह पे और ऐसे तो ये बिल्कुल दुनिया एक क्लोजर की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से। और उसमें जो है ये बड़ी सेंसिटिविटी है कि भी उनके F-35 तैयार हैं अगर, या उन्होंने कोई सिस्टम बना रखा है और वो सिस्टम जो है वो चोरी हो गया। और अच्छा, ये जो मुल्क इमर्ज हो रहे हैं ना दरमियान में, मैंने आपसे कहा पहले भी कि जैसे मशरिकी वुस्ता ने सबसे पहले जो स्टांस लिया है कि हम जो है वो चाइना का हुआवे भी रखेंगे, और हम मैंने आपसे कहा कि पेंटागन में कल और परसों 2 दिन स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हो रही है यूएई और अमेरिका के दरमियान, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि हमारे अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, F-35 हम देंगे। लेकिन उसमें यूएई का जो स्टांस है वो ये कि किसी सूरत हम एक ब्लॉक में नहीं जाएंगे, मतलब हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे, हम अमेरिका की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम दरमियान में अपने मफादात को देखेंगे और हम उसके ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ये मैं आपसे हॉस्टेज माहौल को छोड़ दें, मीडिया से हटके जो खुद मैंने बात की मुख्तलिफ लोगों से मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो अब्राहम एकॉर्ड के नतीजे में बहुत खलूस, बहुत कुर्बतें सब आ गई, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये मुल्क जितने भी हैं मिडिल ईस्ट के, ये ईरान के अगेंस्ट अपनी एयर स्पेस और वो, क्योंकि उसकी वजह ये है, उसकी मैं वजह बताता हूं ना, उसकी वजह ये है कि जो हुतीज का एक है ना, अभी तो हमने वो दिखाया था तेहरान टाइम्स का कि जहां पे हिजबुल्लाह और बाकी, ये हुतीज के पास जो साजो सामान पड़ा है, वो हुतीज जो है वो सऊदी अरेबिया और हुतीज का चल रहा है मामला, यूएई पुल आउट कर चुका है। और इस वक्त कोई भी खलीजी रियासत ये नहीं चाहती कि जो है वो ये हुतीज दरमियान में कोई एक आध मिसाइल इधर उधर दाग दे, तो उसकी वजह से कोई भी इस फड्डे में पड़ने को तैयार नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि टर्की ने अपने आप को अलग किया है कि यूक्रेन के अगर वहां पे अब दाखिल होते हैं ये बहरी बेड़े मुख्तलिफ, तो उसमें टर्की के ऊपर एक अजीब सा आ जाएगा ना कि भाई आप कहां पे, तो टर्की यूक्रेन के बहुत करीब है, टर्की ने बहुत ड्रोन्स उनको मिलिट्री ये वो सारा, लेकिन जब फड्डा होगा, और टर्की ने माना नहीं है अभी तक क्रीमिया को, टर्की, लेकिन अगर जंग हो जाती है कोई, पुतिन देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि पहले जब हुआ था ये क्रीमिया वाला मामला, जो जहाज गिर गया ऊपर, अचानक पुतिन जो है वो कोई भी स्टेप उठाते हैं इस वक्त, पुतिन को अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आएगा, नहीं आ सकता, नेटो का मेंबर नहीं है, ज्यादा असला दे सकता है। अच्छा, असला देने के लिए, बाकी चीज देने के लिए 1,75,000 वो कहते हैं उनके ट्रूप्स मौजूद हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, ठीक है, तो वो ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर पे और दोनबास में। तो यहां पर अब सिचुएशन ये है कि इस पूरे किस्से में इंपॉर्टेंट तरीन जो इवेंट है पाकिस्तान में वो अफगानिस्तान के हवाले से हो रहा है। और हामिद करजई जो है, हामिद करजई, उन्होंने ये इंटरव्यू एक दिया है बीबीसी को भी और एचडी प्रेस को भी, और वे कहते हैं कि 14 अगस्त को, यानी काबुल के सकूत से एक दिन पहले, मैंने जो है वो अशरफ गनी से मुलाकात की और अशरफ गनी से कहा तुम दोहा चले जाओ, और मैंने दोहा भी बात की, और दोहा में तालिबान के जो लोग थे उन्होंने कहा, तालिबान लीडर्स ने, कि हम काबुल में दाखिल नहीं होंगे और आप अशरफ गनी और हम मुआहदे पे उनसे कहेंगे मुआहदा करें। तो कहते हैं कि मैंने अशरफ गनी से कहा तुम दोहा जाओ और जाके बातचीत कर लो। अगले दिन वो कहते हैं हामिद करजई कि मुझे दोपहर को 2:45 पता चला कि अशरफ गनी भाग गए, और उनके जो वजीर दिफा है, मैंने कहा कि वो किधर है, तो वो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने कहा कि हामिद करजई साहब आप भी निकल जाए यहाँ से। तो मैंने चेक किया पुलिस वाले कितने, तो पुलिस चीफ भी भाग गया। तो उन्होंने कहा सारे लोग भाग गए, तो फिर मैंने तालिबान से कहा कि आप आ जाएं
अच्छा, और हामिद करजई साहब ने इंटरव्यू में एक लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तालिबान तो मेरे भाई हैं शुरू से, और ये क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हामिद करजई को और डॉक्टर अब्दुल्ला को, कि उन्होंने अफगानिस्तान में रहना मुनासिब समझा, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उस वक्त मतलब कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। देखिए ना, तो उन्होंने रहे और अब भी मौजूद हैं और इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के। अच्छा, यहां पर अभी ओआईसी की जो समिट है, ये एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट मामला है कि अमेरिका की तरफ से एड दी गई है। देखिए, मैंने उनसे कहा ना कि जो उनके टॉम वेस्ट हैं, नुमाइंदा खुसूसी, जो जुल्म खलीजात के नायब थे पहले, लेकिन अब उनकी जगह पे आ चुके हैं, वो यहां पर एक तो यूएस एम्बेसडर ने, ये देखें उनका ट्वीट देखें जरा, ये जरा बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ये ट्वीट अभी जो किया ना उन्होंने आज, ये बड़ा इंटरेस्ट को मैंने कहा ये अमेरिका दे रहे हैं। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑफर्ड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान 1 मिलियन एडिशनल वैक्सीन डोजेस, ये तो समझ में आ गया। ब्रिंगिंग अवर टोटल ऑफ 4.3 मिलियन डोजेस, ये भी समझ में आ गया। आगे देखें आप, एडिंग टू $474 मिलियन इन यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान दिस ईयर। अच्छा, वी स्टैंड विद अफगान पीपल। अच्छा, ये यानी कि अब आप देखें कि ये अमेरिका दे रहा है, ये वो नहीं है जो वर्ल्ड बैंक में रुके हुए हैं, वो नहीं है, उसके करीब करीब तो ये अमेरिका खुद अकेला दे रहा है। वो अब आप देखें जरा दुनिया की, आप जरा देखें दुनिया कहां है, वो पैसे उनके ब्लॉक हैं, वो पैसे नहीं छोड़े जो वर्ल्ड बैंक में उनके रखे हुए हैं, जो आई में एडिशनल मदद का ऐलान कर दिया अमेरिका ने। यानी अब आप देखें कि अफगान, ये है रियल पॉलिटिक, ये है रियल पॉलिटिक। और जिसका वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पर अब बैठ गए तालिबान। अच्छा, और तालिबान के लिए बहुत जरूरी है, एक तो सबसे पहले बात यह है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उनका राब्ता। देखें, हाथी के पांव में सबका पांव, अमेरिका पैसे दे रहा है, तो अब मुझे बताएं, चाइना, रशिया, इंडिया, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान ने रास्ता खोला है, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए ह्यूमैनिटेरियन, और इसमें कोई मुजायका नहीं कि अगर वहां पे अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंडिया भी आता है तो कोई इसमें, और आना चाहिए। लेकिन यह है कि वहां पर, और यह बात भी होनी चाहिए कि वहां पर अफगानिस्तान की सॉइल किसी के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान का हमेशा से जो इशू रहा है वो ये रहा है कि अफगान सॉइल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अगर वहां पर ऐसी हुकूमत बनती है जो अफगान खुद बनाते हैं और अपने मुल्क को खुद तामीर करते हैं, तो और उसमें 2-3 बातें बुनियादी, कि खवातीन के हकूक, इंसानी हकूक, यानी उनकी पामाली ना हो, बच्चियां स्कूल जाएं, वो जैसे भी। लेकिन इस वक्त सर्दियों के मौसम में जब वहां पे गुर्बत और एक शदीद वहां पे बेचैनी है, अब आप देखें कि वहां से अमेरिका जो है उनको $474 मिलियन खुद दे रहा है, IMF। अच्छा, वो पैसा ब्लॉक है, कमाल देखें आप। तो ये है रियल पॉलिटिक्स। और यहां पर अब पाकिस्तान का आप देखें कि कितना कलीदी किरदार। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि किसने कहा था कि एक मुतबादिल ओआईसी बनाई जाए, याद है कुछ अर्से पहले? अब उसको भूल जाए तो बेहतर है। ओआईसी, सऊदी अरेबिया, जाहिर है कि वहां पर ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल है और ऑफिस है, वो पाकिस्तान में ओआईसी की समिट, हालांकि पहले यह था कि सऊदी अरेबिया अपने करवाता तो पाकिस्तान चला जाता ना, दुनिया आ जाती, पूरी सारी दुनिया, वो पाकिस्तान उन्होंने रखा है। तो हमें भी अब अपनी सफारतकारी में आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब को और उनसे गुजारिश है कि इस मरले पे जरा बात तो करें किसी से कि ये आपने कर्जे की शराइत क्या रखी है हमारे साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हो सके तो इशारों का नायों में ठीक हो गया, बेहतर। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अफगानों के लिए सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए इतनी सख्त शराइत। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवा के उनका सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।